हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब हम स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें किन की फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है, हमें अपने स्क्रीनर पे क्या क्या चीजों को रखना जरूरी है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी की, तो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन ये वो कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता भी रखती है। यानी इन कंपनी में पोटेंशियल होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देती हैं। अगर हिस्ट्री से देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी से जो मल्टी बैगर साबित हुई हैं। यानी आपको अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो मल्टी बैगर्स बन सके, तो हमें स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी हम स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इस वजह से बहुत सारे स्क्रीनर्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी बहुत अच्छे से कंपनी को समझना, उसके मैनेजमेंट को समझना, उसके बिजनेस मॉडल को समझना और किन किन चीजों को समझना जरूरी है, इन सब चीज को हम इस वीडियो में एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो जिन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले एक एक करके उस पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेक्टर लीडरशिप। यानी जब भी हम स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, वो अपने सेक्टर की लीडर होनी चाहिए। सेक्टर लीडर होने का मतलब होता है कि वो अपने सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। दूसरा पॉइंट है कि उस कंपनी के जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो पैशनेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट पैशनेट होगी तो वो अपने कंपनी को ज्यादा ग्रोथ दिलाएगी, और एट द एंड अगर कंपनी ग्रो करती है तो इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो बिजनेस है वो स्केलेबल होना चाहिए। यानी जब वैसी बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर अपने सेल से आज $1 मिलियन बना रही है तो आने वाले टाइम में 10 मिलियन, 100 मिलियन या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाए अपने सेल से। यानी जो बिजनेस होना चाहिए वो स्केलेबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि हमें अगर स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यानी जो कंपनी की वैल्यूएशन हो वो बहुत ज्यादा चीप नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कि कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने रेवेन्यू को, अपने ईपीएस को ग्रो कर रही हो। यानी कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का ईपीएस लगातार ग्रोथ कर रहा हो, तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जब हम स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें। अगला पॉइंट है कि जो कंपनी की अर्निंग है उसको हम आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। और जिन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है वो है इलिक्विड या फिर अनपॉपुलर स्टॉक्स। यानी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो अनपॉपुलर है, इलिक्विड है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मतलब ये सारी चीजों को जानने के बाद हमें कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें जो चीजें देखने की जरूरत है वो सबसे पहला है आरओई। दूसरा पॉइंट है कंपनी की जो डेट बाय इक्विटी रेशियो है वो। तीसरा पॉइंट है उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड। चौथा पॉइंट है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और पांचवा पॉइंट है कि कंपनी अपने इक्विटी को फ्रिक्वेंटली डायलूट तो नहीं कर रही है। तो जब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है सेक्टर लीडरशिप। यानी जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने सेक्टर की लीडर है या नहीं। सेक्टर लीडर होने का मतलब होता है कि वो अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप आईटी सेक्टर्स को देख रहे हैं, आईटी सेक्टर में 5 कंपनी है। उस 5 कंपनी में जो कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो होती है सेक्टर लीडर। तो हमें वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने सेक्टर के लीडर हो, क्योंकि इन कंपनी में पोटेंशियल होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के दे। अगर हिस्ट्री से देखें तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज रहे हैं जैसे नेस्ले, एचयूएल, कोलगेट, इन्फोसिस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, टाइटन। ये सारी कंपनी अपने सेक्टर की लीडर रही है, और ये जो कंपनी रही है वो मल्टी बैगर्स बनी है, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दी है। तो हमें ऐसे सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए बहुत बार होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चीप वैल्यूएशंस के चक्कर में सेक्टर लीडर को छोड़ करके दूसरी जो कंपनी होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं देती है जितना ज्यादा सेक्टर लीडर बनाती है।
जैसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सेक्टर लीडर में, जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया का जो सुपरमार्केट है, जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, वहाँ पे दूध के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब अगर वो जो सुपरमार्केट है दूध के प्राइसेस को बढ़ाता है, तो बाकी जितने भी छोटे दुकानें होंगी, छोटे मार्केट्स होंगे, वहाँ हर जगह पे उस दूध का दाम बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो वो सुपरमार्केट है, जो बड़ा सुपरमार्केट है आपके एरिया का, वो प्राइस को फिक्स कर रहा है या प्राइस मतलब उसमें प्राइसिंग पावर है, वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को सेट कर पा रहा है। तो जो भी कंपनी सेक्टर लीडर होती है, वो प्राइस को सेट करती है। उसको बहुत सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। तो सेक्टर लीडर में प्राइसिंग पावर होता है। इसके अलावा वो अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस को सेट कर पाती है, जिससे कंपनी को ग्रोथ मिलता है, कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाती है और एट द एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फायदा होता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेक्टर लीडरशिप पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये टोटली वर्क करते हैं जो कस्टमर है उनके नीड और उनकी चॉइस के हिसाब से। इस वजह से इस सेक्टर में बहुत सारे लीडर्स होते हैं। कंपनी जो कस्टमर है उनके नीड और उनके चॉइस के हिसाब से वर्क करती है और ग्रोथ करती है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। उनमें सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फर्म। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें एक कंपनी सारे कस्टमर्स के डिमांड को पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि हर कस्टमर का नीड अलग होता है, चॉइस अलग होता है। इस वजह से बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं इस फील्ड में वर्क करती हैं और वो कस्टमर के नीड और चॉइस के हिसाब से वर्क करती है और अच्छे ग्रोथ करती है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे बना के भी देती है। तो जब भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सेक्टर लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टोटली कस्टमर के नीड और चॉइस के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां वर्क करती हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के भी देती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर है, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी वो टोटली कस्टमर के नीड और चॉइस के हिसाब से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें स्नैक्स की, आप स्नैक खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें हर कस्टमर का अलग चॉइस होता है। जैसे एक ही स्नैक को अलग अलग कंपनीज बनाती है, लेकिन कस्टमर का चॉइस अलग-अलग होता है। तो कस्टमर अपने चॉइस के हिसाब से अलग-अलग प्रोडक्ट्स को लेता है। यानी एक ही जैसे स्नैक्स में ही वो अलग-अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेता है। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड में वर्क करती है। यानी जो भी प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें जनरली सेक्टर लीडर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां वर्क करती है। ये टोटली कस्टमर के नीड और चॉइस के हिसाब से चलता है। इस वजह से बहुत सारी कंपनियां इसमें वर्क करती हैं, अच्छे रिटर्न्स बनाती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे बना के देती हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ बिज़नेसेस ऐसी होती हैं जिसमें जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस वजह से जो बिज़नेसेस या जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पे जनरली नहीं ले जाती हैं। इस वजह से इसमें बहुत सारे कंपनीज़ को मतलब एक कंपनीज़ होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं लोकल लेवल पे। जैसे बात करें रीजनल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। सीमेंट की जो कंपनी होती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनको सेट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी वर्क करती हैं। उसी तरह से जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी वर्क कर रही होती है। टीवी चैनल्स होते हैं, उसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, वर्क करती हैं। जैसे रीजनल लेवल पे लोगों की चॉइस अलग होती है। रीजनल लेवल पे लोग अपने लैंग्वेज में टीवी चैनल्स को या न्यूज़पेपर्स को देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी कंपनीज वर्क करती हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो सन टीवी हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये रीजनल लेवल पे बहुत अच्छा किया। तो इन फील्ड में भी हमें सेक्टर लीडरशिप पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो पैशनेट होनी चाहिए। अगर कंपनी की मैनेजमेंट पैशनेट है तो वो अपने कंपनी को ग्रोथ दिलाएगी, अपनी कंपनी को अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, अच्छे प्रॉफिट्स बनाएगी, जिससे एट द एंड इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जब भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कंपनी के मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो अपने कंपनी को लेके पैशनेट है या नहीं, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकती है या नहीं।
तो कंपनी के मैनेजमेंट को देखना जरूरी। तीसरा पॉइंट है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस जो है वो स्केलेबल है या नहीं। स्केलेबल का मतलब है कि कंपनी की जो मान लीजिए जो कंपनी है वो अपने स्केल से आज $1 मिलियन बना रही है, तो आने वाले टाइम में उसे 10 मिलियन, 100 मिलियन या उससे भी ज्यादा कर सकती है या नहीं। यानी वो अपने सेल से वो अपने अर्निंग को बढ़ा सकती है या नहीं। कंपनी की अर्निंग है वो बढ़ रही है या नहीं। इसके अलावा जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा पा रही है, यानी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं। तो कंपनी में जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की जो बिजनेस है वो स्केलेबल है या नहीं। क्योंकि जो कंपनी के बिजनेस मॉडल अगर स्केलेबल होता है तो वो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छी अर्निंग करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि जब वो ईयरली इंटर करती है मार्केट में, यानी जो स्मॉल कैप या मिड कैप होती है, तो उनमें बहुत ज्यादा पावर होता है कि वो अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। उनमें से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, मोबाइल टेलीफोनी, इसके अलावा रिटेलिंग कंजप्शंस, फार्मा, उसके अलावा जो रूरल लेबर पे जो कंपनीज वर्क कर रही होती हैं, ये सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो जब एंटर करती हैं मार्केट में, यानी जब स्मॉल कैप या मिड कैप होती हैं, तो इनमें पावर होता है कि वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यानी इनका जो बिजनेस होता है वो स्केलेबल होता है, वो एक्सपेंड कर पाती है अपने बिजनेस को, अच्छे अर्निंग कर पाती है, अपनी अर्निंग को लगातार बढ़ा रही होती है। तो ये देखना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस है वो स्केलेबल है या नहीं। चौथा पॉइंट है कि जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यानी बस ये देखने की जरूरत है कि कंपनी जो है उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा चीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशंस वाली कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते हैं। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत चीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का वैल्यूएशन चीप है इसका मतलब है वो कंपनी अपने सेक्टर्स की लीडर नहीं है। तो जब भी हम वैल्यूएशंस पे फोकस के पीई पे फोकस कर रहे हैं स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो बहुत चीप नहीं होना चाहिए या बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट होना चाहिए। तो उसकी वैल्यूएशंस पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कंपनी स्केलेबल है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और वो कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर ये समझने की कोशिश करें कि अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी का रेवेन्यू या ईपीएस ग्रोथ पे फोकस करने की जरूरत क्यों है। तो अगर लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी में हमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ उसके साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट को भी ध्यान देना होता है। यानी दोनों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हमें दोनों को चेक करना चाहिए। मान लीजिए कोई लार्ज कैप कंपनी है, उसका अगर रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो एक अच्छी साइन नहीं होती है। अगर कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगातार जो है वो कंप्रेस हो रहा है, अगर लार्ज कैप कंपनी में ग्रॉस मार्जिन लगातार कंप्रेस हो रहा है, तो हमें ऐसी कंपनी में पे ध्यान देना चाहिए, यानी अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए। यानी अगर टेम्पररी ग्रॉस मार्जिन कंप्रेस हो रहा है तो ये बैड साइन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर जो कंपनी है, मतलब जो लार्ज कैप कंपनी है, उसका ग्रॉस मार्जिन लगातार कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है कि उस कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स है उसके कॉस्ट बढ़ रहे हैं और कंपनी उन रॉ मटेरियल के कॉस्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा नहीं पा रही है। यानी उन पैसों को वो अपने कस्टमर से नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही है। तो जब भी जो लार्ज कैप कंपनी है उन कंपनी का अगर प्रॉफिट कम हो रहा है या रिवेन्यू कम हो रहा है, उसका ग्रॉस मार्जिन लगातार कंप्रेस हो रहा है, तो ये एक बैड साइन हो सकता है कि एक कंपनी के जो ग्रोथ्स हैं वो अब बहुत अच्छे नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना के नहीं देगी। तो जब भी कंपनी लार्ज कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसका ग्रॉस मार्जिन लगातार कंप्रेस हो रहा है तो वो एक बैड साइन हो सकता है। लेकिन अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनी में, तो स्मॉल कैप कंपनीज में जो प्रॉफिट होती है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। उनका जो प्रॉफिट होता है वो कभी घटता या बढ़ता रहता है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं वो नए स्टोर्स खोलती हैं, इसके अलावा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च करती हैं। इस वजह से इनका प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं होता है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो उसका रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जब स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करें
तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ साथ-साथ प्रॉफिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। इस वजह से जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ। अगला पॉइंट है प्रेडिक्टेबल अर्निंग। यानी वैसी कंपनी, जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो वैसी कंपनी जिसकी अर्निंग को आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छा साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी आप प्रिडिक्टेबल अर्निंग को अपने स्क्रीनर पे लगाएंगे तो इसमें दो तरह की कंपनी है जो अपने आप साइड हो जाएंगी। वो होगा साइक्लिकल बिजनेस और कमोडिटी बिजनेस। यानी जब भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साइक्लिकल बिजनेस और कमोडिटी बिजनेस को टोटली अवॉइड करें, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है रेगुलेटरी डिपेंडेंस। यानी बहुत सारी जो स्मॉल कैप या मिड कैप में कंपनी है जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी पे। यानी गवर्नमेंट के पॉलिसी से उनके प्रॉफिट पे, उनके अर्निंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। कि जो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी होती है, अगर उस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी से इफेक्ट पड़ रहा है तो वो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगी या बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को नहीं देगी। अगला पॉइंट है रेगुलेटरी डिपेंडेंस। यानी वैसी कंपनी जो गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड कर रही है, तो वैसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी कुछ चेंज होता है तो उसके अर्निंग, उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं करती है, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं देती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं, जैसे सुज़लोन, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, एसकेएस माइक्रो। ये बहुत सारी कंपनीज रही हैं जो टोटली रेगुलेटरी डिपेंडेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी पर डिपेंडेंट थी। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। तो इस वजह से वैसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जो कंपनी गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड कर रही है। इन सारी चीजों को स्क्रीनर पे लगाने के बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे पहले हमें कंपनी का आरओई और आरओसीई चेक करना चाहिए। कंपनी का जो आरओई है वो 30% या 35% होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी डेट लेकर के या फिर अपने इक्विटी को लगातार डाइल्यूट करके अपने आरओई को नहीं बढ़ा रही है। अगर कंपनी बिना डेट लिए, बिना अपने इक्विटी को डाइल्यूट किए अगर उसका आरओई 30% या 35% है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें कंपनी का आरओसीई को देखना चाहिए। आरओसीई का मतलब है कि कंपनी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है अपने मतलब कंपनी में, अपने बिजनेस में, उससे कितना अच्छा यूज कर पा रही है, कितना अच्छा रिटर्न्स बना के दे रही है। तो कंपनी का आरओसीई अच्छा होना चाहिए। तो कंपनी का आरओई और आरओसीई बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझे तो अगर बात करें इनरॉन की, तो इनरॉन 1990 में इसका आरओई बहुत अच्छा था। मतलब अगर एक बार में आप इस कंपनी को देखें तो आपको लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देगी। इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, 30% या 35%। लेकिन ये कंपनी अपनी आरओई को लगातार डेट लेकर के बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से जब डाउनफॉल आया तो ये कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से गिरे और ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो जब भी आप आरओई को चेक करें तो साथ ही साथ कंपनी का डेट लेवल और वो कंपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके अपने आरओई को तो नहीं बढ़ा रही है, इसको भी जरूर चेक करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर कोई कंपनी अपने आरओई को बहुत तेजी से ग्रो करी अपने नेटवर्थ के कंपेयर में, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो डेट लेवल है वो 50% से कम होना चाहिए अपने नेटवर्थ के कंपेयर में। कुछ सिचुएशंस में डेट लेवल हाई होते हैं, लेकिन वहां पे जो हमें चेक करने की जरूरत है वो जो ग्रोथ है डेट का, यानी डेट ग्रोथ है वो हमेशा कम होना चाहिए ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू का। यानी जितनी तेजी से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उससे उसके कंपेयर में जो डेट है वो कम तेजी से ग्रो करना चाहिए। यानी रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए और डेट ग्रोथ कम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि उसका डेट लेवल लगातार घट रहा है या नहीं। यानी अगर कंपनी का डेट लेवल लगातार घट रहा है तो वो एक अच्छा साइन हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी का डेट लेवल लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है तो ये एक अच्छा साइन नहीं हो सकता। इसलिए कंपनी का डेट लेवल को चेक करना चाहिए। कंपनी का डेट लेवल हमेशा कम होना चाहिए कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपेयर में। अगला पॉइंट है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
यानी कंपनी अपने कोर बिजनेस से ज़्यादा पैसे बनाने चाहिए, यानी जितना वो स्पेंड कर रही है अपने बिजनेस पे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनानी चाहिए। अगर कोई कंपनी है, उसका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी जितना वो स्पेंड कर रही है, उससे बहुत कम बना रही है, तो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप इलिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके डिविडेंड यील्ड को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिविडेंड यील्ड 1.5 से 2% होना चाहिए, क्योंकि जब इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, अगर उनका डिविडेंड यील्ड नहीं होता है, तो जब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, तो उस टाइम पे जो उनके स्टॉक के प्राइसेस होते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते हैं और वो क्रैश कर जाते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड स्टॉक या फिर वैसे स्टॉक जो अपने सेक्टर के लीडर है, तो उसमें आप डिविडेंड यील्ड को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था जो स्ट्रेटेजी या जो की फैक्टर जिसे आप स्क्रीनर पे सेट कर सकते हैं। लेकिन अगले वीडियो में, मतलब इस चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बसंत महेश्वरी ने अपनी स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक को चुना, उनके लिए डिविडेंड यील्ड कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इसके अलावा किस तरह से अगर किसी कंपनी के जो प्राइसेस हैं, यानी जो कंपनी का ग्रोथ है, वो अगर स्लो डाउन होने लगे, तो हमें किस तरह से कंपनी को स्विच करना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो 30% या 35% से ग्रो कर रही है, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो 20% हो जाए, 25% हो जाए, तो उस कंपनी को छोड़कर हमें किसी दूसरी कंपनी में क्यों स्विच करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा उन्होंने एक पार्टिकुलर स्टॉक से कितना वेल्थ क्रिएट किया, कितने टाइम्स रिटर्न्स बनाए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया है। तो अगली वीडियो में हम उन दोनों स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।